ठीक है, चलो। हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8, वो भी सेक्शन डी का है। अब यहाँ पे समझना कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। फर्स्ट में लिखा है कि सो दैट डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब हमारे पास एक रोम्बस दिया है। अब हम रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। रोम्बस एक काइट की तरह होता है, काइट की तरह कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी हमने रोम्बस ड्रॉ कर लिया है। हमें प्रूव करना है यहाँ पर कि जो डायगोनल होते हैं ना रोम्बस के, वो आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे समझना कि रोम्बस के अंदर प्रॉपर्टी सारी की सारी स्क्वायर की आती है। मतलब स्क्वायर के मतलब बोले तो रोम्बस की चारों साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, दो कोई ट्रायंगल लेके उन्हें दोनों को प्रूव कर देंगे। देखो समझो हमने क्या किया, ये पहला ट्रायंगल को और दूसरे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अब जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम आजू बाजू जो एंगल है ना, इनको एक लीनियर पे दिखाएंगे और हम आसानी से बता पाएंगे कि हमारे पास दोनों डायगोनल कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सेम नहीं होते, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले कोई भी दो ट्रायंगल को प्रूव करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन में हमारे पास क्या दिया है, एबीसीडी नाम देते पहले, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दिया है। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब हमारे पास गिवन में कुछ भी नहीं है। ओके, हम ये बता देते कि जो एसी है और जो बीडी डायगोनल वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं कौन से, डी मतलब ओ पॉइंट पर देते हैं, ऐसे ओ पॉइंट पर। और तो कुछ दिया नहीं है अपने पास। चलो ओके, चलो लिख देते हैं वापस। थोड़ा कंस्ट्रक्शन डाले, कंस्ट्रक्शन ले लो। ठीक है, एक काम करो ना, कंस्ट्रक्शन छोड़ दो इसको। यहाँ पे लिख देते हैं बीडी बाइसेक्ट बाय, या फिर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी। हमारा वैसे ही है ना, वो दो इक्वल पार्ट वैसे हो जाएंगे। ठीक है, हमारा पर काम ही खत्म हो गया। अब हमें क्या करने से प्रूव करना है कि ये मतलब परपेंडिकुलर है। तो प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल। 2 मिनट यार। टू प्रूव जो AC है वो परपेंडिकुलर होता है BD, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, चलो पहला पॉइंट। अब सबसे पहले पॉइंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे दोनों। इन ट्राइंगल कौन सा हमारे पास, AOB एंड ट्राइंगल AOD। अब उसमें कोई भी 3 पॉइंट बताना है। चलो फर्स्ट पॉइंट बताते हैं। फर्स्ट क्या होगा कि जो AB और AD है वो दोनों बराबर होगा, AB इक्वल टू AD। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन ही ऑलरेडी, क्योंकि वो रोम्बस है, मतलब रोम्बस की साइड ऑलरेडी सब इक्वल होती है। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास, AO कॉमन, तो लिख पाएंगे AO इक्वल टू AO, ये आ जाएगा हमारे पास कॉमन। अब इतना काम करने के बाद तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास कि जो BO और OD बराबर होगा, BO और इक्वल टू OD। इसको भी गिवन में डाल देते हैं क्योंकि वो हमने कंडीशन बना ली है। चलो अब इतना काम करने के बाद तीनों साइड दिख रही है हमें, तो लिख पाएंगे हम कि जो ट्रायंगल AOB है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AOD के, कॉन्ग्रुएंट बाय SSS रूल। अब इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, 90 दिखाना है। तो मैं इन दोनों एंगल को CPCD के अकॉर्डिंग बराबर ले लेता हूँ। ठीक है, तो लिख पाऊंगा यहाँ पे कि एंगल AOB बराबर होगा एंगल AOD के बाय CPCD। अब इतना बताने से काम नहीं चलेगा, हमें तो परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे, लिखोगे सीधा नेक्स्ट पॉइंट में कि एंगल AOB प्लस में एंगल AOD बराबर 180। रूल क्या बना हमारे पास,
LP, क्योंकि दोनों बाजू बाजू वाला एंगल है, जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। अब हमारे पास AOB और AOD दोनों बराबर थे पहले से, तो क्या करूंगा मैं, AOB को निकाल लेते सीधा, तो एंगल AOB प्लस में एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। ना इनको जोड़ेंगे तो दो एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। ना 2 से 18 9 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और 0 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास एंगल AOB बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में लिख पाओगे तुम कि हेंस प्रूव्ड बोथ डायगोनल perpendicular each other। ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बस खाली काम। आई होप क्लियर। चल 11 तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोला क्या, अपन समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि ABC इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQR S आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC CD और DA। ओके, अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, कुछ ये ओके। अब यहां पर हमारे पास क्या दिया है, इनके मिड पॉइंट है, पहले नाम लिख दीजिए, इसका नाम क्या है, A B C और D। अब हमारे पास पॉइंट P Q R और S, ये 4 पॉइंट है जो कि इन सभी साइड के मिड पॉइंट पर दिए गए। तो P पॉइंट क्या है, देखो P AB के ऊपर है, P पॉइंट AB, ये AB पे आ गया। और Q कहां पर है, Q BC के ऊपर है, Q उसके बाद R और फिर S। ठीक है, इन चारों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। मैं इसको अलग कलर कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये ले लिया। अब आगे बोला गया हमारे पास रिस्पेक्टिवली, जो कि हमारे पास लगातार दिए गए हैं। अब AC इज अ डायगोनल सो दैट, अब AC डायगोनल है हमारे पास, AC डायगोनल है, इसको भी हम कलरफुल ले लेते हैं जिससे क्या हाईलाइट रहेगा कुछ इस तरीके से। ओके, अब AC डायगोनल, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि सो दैट, तो हमें क्या बताना है, पहला पॉइंट ये प्रूव करना है कि जो SR है, SR वो पैरेलल है किसके, AC के, SR है वो पैरेलल है किसके ऊपर, AC पे। तो हम लिखेंगे सीधा कि SR बराबर 1/2 है AC, मतलब सीधी सी बात है, वो कंडीशन में आ जाएगा। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले हम लिखोगे यहाँ पे गिवन तेल पीने गया, देखो जो गिवन है ठीक है ना, वो तुम ले लोगे ना सीधा, PQRS दिया गया हमारे पास, ABCD दिया गया, उसको बता देना खाली। ओके, अब प्रूव कैसे करना है वो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले लिखोगे S एंड R मिड पॉइंट ऑफ, किसके ऊपर मिड पॉइंट है, CD और AD, CD एंड AD। और जब कोई भी लाइन अगर मिड पॉइंट बन रही हो, मतलब बोले तो मिड पॉइंट बन रही हो हमारे पास AD और CD से, तो उसका जो डायगोनल होता है ना, वो डायगोनल का पैरेलल बनता है ऑलवेज। ठीक है, तो लिख पाओगे यहाँ पे, सो SR इज पैरेलल टू AC। सो देयरफॉर, अब जब हमारे पास ये इसके पैरेलल बनेगा तो हमारे पास कंडीशन एक और बनती है कि जो SR है वो 1/2 होगा इस AC का, इस AC का 1/2 होगा। तो देखो जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया, बस कंडीशन बतानी थी और काम पूरा हमारा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, चलो हमारे पास पहला में पॉइंट क्लियर कर लिया। अब सेकंड पॉइंट चेक करो, सेकंड पॉइंट में क्या दिया। अब इस बार बोला है कि PQ और SR को बराबर बताओ। हमारे पास PQ और SR को बराबर बताओ, तो SR तो हमारे पास है, इसे मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी सेम तरीके से हम PQ निकाल लेते हैं, तो कैसे लिखोगे कि P एंड Q, यहाँ पे P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ, किसके ऊपर है, AB एंड CD, सॉरी BC। क्लियर, CB बोलो BC बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो पीबी है वो पैरेलल किसका बनेगा, वही एसी। तो हम लिख पाएंगे सीधा कि पीबी, यहां पे लिखोगे सीधा, सो पीबी इज पैरेलल टू एसी। देयरफॉर कि जो हमारे पास जो पीबी है, सॉरी पीबी नहीं आएगा, पीक्यू आएगा, कि जो पीक्यू है वो 1/2 होगा किसका, एसी का। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास। अब सीधा हम ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड उठा लेंगे। अब फर्स्ट और सेकेंड उठाने के बाद हम सीधे क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, तुम नोटिस करो खाली, दोनों के आरएचएस कैसे हैं, सेम, तो एलएचएस क्या होंगे, सेम। तो सीधे लिख पाओगे हमारे पास कि पी क्यू बराबर एस आर, हमारा काम पूरा। बोलो किसी को डाउट, सिंपल है एकदम, कोई ज्यादा हार्ड नहीं, सिर्फ समझ समझ के करना है। जो कंडीशन तुम्हारे पास बन रही है उन्हीं कंडीशन से तुम्हारा आंसर निकलता जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या बोला गया, नेक्स्ट में बोला कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। अब हमने देखो पी क्यू आर एस एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तुम अगर नोटिस करोगे ना कि हमने ये साइड और ये साइड आपस में बराबर बता दी है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इन दोनों को आपस में अगर पैरेलल बता दें तो याद रखना कि क्वाड्रिलेटरल का अगर कोई भी एक पेयर बराबर हो और पैरेलल हो तो वो पूरा का पूरा पैरेललोग्राम कहलाता है। ये रूल्स है हमारा, ठीक है। तो अब इसमें तुम नोटिस करोगे कि यहां पर हमने क्या बताया था कि जो एस आर है वो किसके पैरेलल है, एस आर एसी के पैरेलल, और पी क्यू किसके पैरेलल है। तो ये बताओ फिर एस आर और पी क्यू बराबर होंगे कि नहीं होंगे, पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा मैं इसको ना, साइड में कर लेते हैं। ओके, अब मैं लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब पहली जो कंडीशन थी उसके ऊपर और जो सेकंड कंडीशन थी उसके ऊपर, देखो, ठीक है। तो हम लिख पाओगे यहाँ पे क्या कि हमारे पास जो एस आर है वो पैरेलल दिया था किसके, एसी का, एंड हमारे पास जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल दिया था, एसी का। तो जब एस आर एसी के पैरेलल है और पी क्यू एसी का पैरेलल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एस आर और पी क्यू क्या हो जाएंगे, वो भी पैरेलल हो जाएंगे। सो हेंस एस आर पैरेलल टू पी क्यू। अब यहां पे थोड़ी सी स्टेटमेंट डालना है, तो मैं यहां पे स्टेटमेंट लिखूंगी, इफ वन पेयर of quadrilateral are parallel, so this is a parallelogram। काम पूरा, ठीक है। बस ये तीन कंडीशन को पूरा करना था, और जो कि तीन कंडीशन हमने बता दी आसान तरीके से। यहां से हमारे पास तीसरी कंडीशन चालू हुई थी, ये सेकंड कंडीशन स्टार्ट की थी और वहां पे हमने फर्स्ट पूरी कर दी। कोई किसी को दिक्कत, सिंपल ही है, सिर्फ समझ के उसको कर लेना अच्छे से। हमारा एड्रेस है A1 कार्तिक नगर नियर रंगोली नगर बिहाइंड ओल्ड नागरकोट अहमदाबाद, ये हमारा पिन कोड है। और जो आसपास बच्चे रहते हैं जो अच्छी क्लास दिख रहे हैं, आपकी बजट में अफोर्डेबल भी हो, और हाँ जिनके पेरेंट्स में से जैसे मम्मी अपने पापा नहीं है या फिर दोनों ही नहीं है, हम उनके लिए बहुत ज्यादा कंसेशन भी रखते हैं, और कोई बच्चा बिना मतलब पैसे के भी पढ़ता है बिकॉज उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा पुअर है, तो ठीक है। तो वो सारी चीजें, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ऑफलाइन में तो एक बार हमारे यहाँ विजिट कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे फैकल्टी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहली चीज यहाँ पे वीकली टेस्ट होगी, ठीक है। हम जो 6 दिन में पढ़ेंगे ना, 6 दिन में बोले तो मंडे टू सैटरडे जो पढ़ेंगे ना, वो हम उसका टेस्ट लेंगे संडे को, ठीक है। और बाई चांस अगर आपको डाउट रहते हैं, बहुत ज्यादा डाउट है, बोले सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो वो 6 दिन का लास्ट में बोले तो एक संडे को डाउट सेशन रखते हैं, जिसके अंदर समझाते हैं बच्चों को कि आपको क्या प्रॉब्लम है या फिर उस डाउट का क्या कंसेशन निकलेगा, वो सारी चीजें, ठीक है। तो हम संडे को डाउट सेशन भी रखते हैं, जिससे क्या वो 6 दिन में क्या पढ़ा हमें वो भी मालूम पड़ जाता है, और साथ में अगर उसके डाउट है तो वो हम संडे को ही क्लियर करा देते हैं, जिससे क्या हो नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट टॉपिक चलने लगता है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास स्मॉल बैच साइज रहता है, मतलब हम 30 बच्चों के समथिंग पढ़ाते हैं एक बैच के अंदर,
इसमें रीजन क्या है, देखो आपने नोटिस किया होगा ना कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, ट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे 80-80 बच्चे, 50-50 बच्चे, 100-100 बच्चे, 200-200 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक सिंगल टीचर है ना, सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकता, सभी बच्चों पर। और आपने नोटिस भी किया होगा, इस वजह से बच्चे क्या होता है, कुछ शरारत करना चालू कर देते हैं या फिर ध्यान पढ़ाई से एकदम ध्यान हटा देते हैं और वो अंत में फेल हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास कम बैच, मतलब कम बच्चे रहते हैं बैच के अंदर, जिससे क्या होता है हम हर एक बच्चे पर ध्यान दे पाते हैं और आपका कितना भी वीक सब्जेक्ट हो, कितना भी वीक हो, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, एसएस हो, इंग्लिश हो, हम उसको रिकवर कर ही लेते हैं। ये हमारी खूबी है। ठीक है, और आप आके चेक कर सकते हो वो सब। और अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्वालिटी टीचिंग तो मिलेगी मिलेगी, उसके साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको पीडीएफ भी दी जाएंगी, आपको जैसे हमारे पास क्या है जो जेरोक्स भी दी जाएंगी, जो भी हम पढ़ेंगे, जिससे क्या है आपको कोई डाउट ना रहे। यहाँ तक कि हम लास्ट में आईएमपी भी प्रोवाइड करते हैं, जो मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आने वाले होते हैं एग्जाम के अंदर वो। और अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन है वो गलत नहीं गया है। ठीक है, आप अगर हम यहाँ पे रिजल्ट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उससे पहले बात करें यहाँ पे स्पेशल अटेंशन फॉर क्लास 10th और 12th, मतलब 12th और 10th के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि नाइट बैच भी रहता है हमारे पास। आप लोग आसपास रहते हो हमारे पास, तो हमारा मॉर्निंग मतलब जैसे हमारे पास नून में बैच रहता है एक 4 बजे से 4 से 6 का, और एक बैच रहता है हमारे पास 2 से 4 का। ठीक है, और इसके बाद भी हम नाइट बैच भी रखते हैं, कब, जब स्पेशल एग्जाम होने वाली होती है। ठीक है, खासकर बोर्ड की हो गई, प्री बोर्ड की हो गई, इन सब में। ठीक है, जिससे क्या बच्चा रिकवर होता है कैसे भी करके। और अगर हम रिजल्ट की बात करें, चलो तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। अभी जो तीसरा क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा लेंथी जरूर है, तो हम पहले क्वेश्चन को मेंशन कर लेते हैं और पेज को साइड में कर लेंगे। देखो अपने पास जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला उसे समझते हैं। देखो एबीसी एक ट्रेपेजियम है, जिसमें हमारे पास ट्रेपेजियम तो पता नहीं किस तरीके से होता है, कुछ ऐसा। उसे रैंडमली हम कैसे भी तैयार कर सके। ये एक ट्रेपेजियम है जिसका नाम क्या है, एबीसीडी है। अब यहाँ पे दिया है ए बी और सी डी क्या पैरेलल है, तो हमारे पास ए बी सी और डी। देखो ए बी सी डी ऐसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला साहब सब कि ए बी और सी डी पैरेलल है। तो हमें अगर ए बी और सी डी अगर मैं ये रखूंगा तो ये पैरेलल दिख रहा है क्या, तो इम्पॉसिबल है। तो फिगर का नाम हमें क्वेश्चन को देख के बनाना है, देना है एक तरीके से। आगे लिखा है कि एडी और बीसी दोनों की जो लेंथ है वो कैसी है, इक्वल है। एडी और बीसी, एडी हमारे पास क्या है, ये दिया है, और बीसी की लेंथ ये दी गई है। दोनों की लेंथ कैसी है हमारे पास, बराबर है, मतलब ये इक्वल ही है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन। अच्छा सर तक पेज देखो तो नेक्स्ट, उसमें दिया है फिगर, वैसे फिगर दिया है ऑलरेडी, दिया है ना, मतलब वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ऐसे लिखा हुआ। देखो देखो मैं एक बार फिगर रेडी कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें पेज चेंज करना पड़ेगा। ओके अब इस लाइन को एक्सटेंड किया गया है ए बी को पॉइंट ई तक, ई, इनको ज्वाइन कर लेते हैं आपस में, बी से ए से सी और ई से सी। ओके ये कुछ फिगर है ना इस तरीके से दिया, जो कि मेंशन था, हमने बना भी लिया। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखना, अपने पास ये दिया है, यहाँ पे लिखा है आगे कि सो दैट, हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसमें देखो हम डैश पार्ट लेते हैं। देखो एक तो ए बी बराबर बी सी है, एडी की जो लेंथ है वही लेंथ किसकी है, बी सी की दी गई है। अब हमारे पास जो भी गिवन है पहले हम लिख लेते हैं गिवन में, तो हम पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में दो चीजें थी, सबसे पहले हमारे पास ये दिया था कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, दूसरा गिवन था जो ए डी है वो बी सी के बराबर है, ये गिवन है। अब टू प्रूव में ले लेते हैं, टू प्रूव, तो यहाँ पे तीन चीज प्रूव करनी है। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है। दूसरा प्रूव करना है कि एंगल सी है वो बराबर है एंगल डी के, और तीसरा प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब जो भी क्वेश्चन में था हमने मेंशन कर लिया ताकि हम इस पेज को शांति से हटा सकें। थोड़ा भी निकाल लेते हैं। ओके नाउ फिगर को भी साइड में कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। नाउ अब थोड़ा नोटिस करते हैं ना हर एक पॉइंट को। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे यहाँ पे क्या, एंगल ए बराबर एंगल बी। चलो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन था हम उसे लेते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए डी बराबर है क्या, बी सी। ये हमारे पास ए डी और जो बी सी है ना वो बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पैरेललोग्राम दिखाएंगे। हमने जो कंस्ट्रक्शन लिया था ना कौन सा, ईसी,
वो पैरेलल बनाया था किसके, एडी के। तो हमारे पास हम लिखेंगे यहाँ पे, ये तो सबसे पहले लिखते थे गिवन, अब हमने पैरेलल बनाया था यहाँ पे, जो एडी है उसके पैरेलल बनाया था क्या, ईसी। अब कैसे बनाया था हमने, बाय कंस्ट्रक्शन, मतलब रचना के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत, क्लियर। अब सीधी सी बात है कि अगर अपने पास ये और ये आपस में पैरेलल हो तो कोई एक पेयर इनफ है ना किसी पैरेललोग्राम को बताने के लिए। तो वहां पे यही लिखेंगे कि हमारे पास ये और ये हमने पैरेलल बनाया बाय कंस्ट्रक्शन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो AECD होगा ना वो पूरा का पूरा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सीधा कि वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल AECD is parallel, so AECD is a parallelogram quadrilateral। ओके, यहाँ तक क्लियर। और जब कोई साइड, मतलब जो कोई दो साइड है ना किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाने देती ना, तो उसकी सामने सामने वाली साइड होती है वो कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इतना क्लियर हुआ, कोई किसी को दिक्कत है यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या बता पाएंगे कि देयरफॉर जो एडी है वो किसके बराबर होगा, ईसी के। सो अब सीधी सी बात है, पहले हमारे पास एडी किसके बराबर था, बीसी के। अब हमने एडी किसके बराबर कर लिया है, ईसी के। तो ये हमारे पास कॉमन साइड है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी इसके बराबर था पहले से, और हमने यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन भी बना लिया है इसको इसके बराबर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा सीधा, ईसी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, क्लियर। ओके, तो हमने क्या किया, ये जो छोटे छोटे एंगल थे इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव कर दिया है। इसे डाल दो हम इक्वेशन नंबर 1। यहां तक मालूम पड़ रहा है ना कि हमने क्या किया, किस तरीके से ये इतने स्टेप पे है, क्योंकि ये अब आगे काम आने वाला है, इस वजह से हमने क्या किया, इनको इक्वल बताया है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन पता है, अभी 25% भी नहीं हुआ है, इसको छोटे कर ले रहे हैं, और ये क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। ओके, अब मैं ये दो छोटे से एंगल इक्वल बता रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस था ना वो एंगल ए और एंगल बी को इक्वल बताना था, हमारा पर्पस मैन ये है। ओके, तो हम इसे अब बताएंगे कैसे, तो एंगल ए और एंगल ई को ऐड कर लेंगे, तो तो गलत लेना हुआ, ये तो साथ में अलग ले लेंगे। दो मिनट ना, कुछ और तरीका देखिए। इसे नाम देते हैं तो कैसा रहेगा, चलो एक काम करते हैं, सबसे बेस्ट सुनो, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हमें जो प्रूव करना है उसके लिए हम एंगल ए को, मतलब ये वाला जो एंगल है इसको और इसको ले लेते हैं। अब किस रूल से लेंगे, बाय एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है ना वो होता है 180 डिग्री ऑलवेज। तो हम उसे लिख पाएंगे एंगल ए प्लस में एंगल AEC लिख देते हैं, AEC, एंगल AEC। अब इक्वल टू ये कितना हो जाएगा वापस 180 डिग्री। अब रूल क्यों बनाइए, क्योंकि यहाँ पे ये एडजेसेंट एंगल का रूल बन रहा था एंगल। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत, सारा क्लियर। ओके, चलो अब हमने क्या किया, हमें एक्चुअली यहाँ पे एंगल ए चाहिए, ना कि हमें AEC और एंगल ए का एड चाहिए, हमें सिर्फ एंगल ए चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल ए लिखेंगे एंड इक्वल टू 180 डिग्री
माइनस का एंगल AEC कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं वहां पे। ओके, अब सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन पता है क्या होगी? अब हम इस छोटे वाले एंगल को इस एंगल को और ये बाजू वाले एंगल को ऐड करेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे किस तरीके से सर? यहाँ पे एंगल B प्लस में एंगल, ये एंगल भी छोटा वाला पार्ट ले लिया, इसे लिखते हैं हम कैसे लिख रहे हैं? CBE लिखेंगे, EBC लिखेंगे, EBC बेटर ना, EBC। तो एंगल EBC इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, ये 180 क्यों बना है? क्योंकि दोनों जो एंगल हैं उनको जोड़ने पर एक सीधी लाइन बन रही है, और सीधी लाइन पे जब एंगल बनता है वो बनता है कितने का? 180 डिग्री का, ठीक है? तो ये रूल बना यहाँ पे LP, मतलब लीनियर पेयर वाला। ओके, अब हमें यहाँ पे वही एंगल भी चाहिए, साथ में EBC नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एंगल B बराबर 180 डिग्री माइनस का एंगल EBC। अब जस्ट नोटिस करोगे ना कि अगर मैं इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करूं, क्योंकि A को B के बराबर था ना, तो मुझे 180 से 180 कट जाएगा। क्या AEC से EBC कट सकता है? नहीं कट सकता ना। लेकिन तुम अगर नोटिस करोगे ना तो AEC, हमारे पास AEC मतलब ये वाला जो एंगल है वो देखो EBC इस वाले एंगल के बराबर था कि नहीं? जो कि हमने ऑलरेडी इक्वेशन 1 बता के रखा था यहाँ पे। सॉरी, कहां गया? ऊपर ही ना। Therefore AD, अच्छा नहीं, ऐसा लिखा नहीं था, दो साइड्स बराबर थी। अच्छा, उनके अपोजिट एंगल नहीं लिख पाए थे, सॉरी। यहाँ पे खाली अपोजिट एंगल लिख देना, खाली डायरेक्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे लिख पाते। देख, देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब देखो BC वाली लाइन कौन सी? BC ये वाली लाइन है, तो इसके सामने एंगल कौन सा होगा? BEC या फिर CBE, क्या लिखना है? BEC, ठीक है? एंगल BEC इक्वल टू EC के सामने कौन सा? देखो EC के सामने एंगल है B, तो EBC एंगल EBC। ये मालूम पड़ा ना कि क्यों लिया हमने? क्योंकि हमारे पास दोनों साइड बराबर थी, तो दोनों साइड के अपोजिट एंगल क्या होता है? हमेशा बराबर ही होते हैं। बस यहाँ पे लिख देना खाली कि इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो हमारे पास जो EBC को मैं AEC लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? आसानी से लिख पाऊंगा, क्योंकि आमने सामने वाले एंगल दोनों बराबर ही थे। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे EBC के बदले AEC वापस लिख दूंगा, ठीक है? तो लिख पाऊंगा यहाँ पे एंगल B बराबर 180 डिग्री माइनस का एंगल AEC लिखा ना हमने यहाँ पे। मैं कहीं गलती कर दे रहा यार, क्या करूँ मैं? कोई गलती नहीं, सॉरी। सबसे पहले यहाँ पे AEC मालूम पड़ा? देखो, ये जो AEC है ना, ये यहाँ से होकर निकल रहा है, और जो हम बता रहे हैं ना BEC, वो यहाँ से होकर निकल रहा है, लेकिन एंगल दोनों एक ही है, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। नाउ अब हमारे पास क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन कौन सा निकलेगा? इक्वेशन नंबर 3। हम लास्ट में क्या लिखेंगे? सीधा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब तुम खुद नोटिस करो कि जिन एंगल का राइट साइड इक्वल होता है, तो लेफ्ट साइड क्या होगा? बराबर ही होगा। तो लिख पाओगे सीधा देयरफॉर के एंगल A इक्वल टू एंगल B। सीधा हो जाएगा हमारे पास ये, हेंस प्रूफ। अभी सिर्फ एक ही चीज प्रूव हुई है। अब हमारे पास सेकंड है। सेकंड क्या बोला यहाँ पे? एंगल C और एंगल D को प्रूव करो। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ट्राइंगल फिर से बनाना पड़ेगा, ABCD ओके, ये हमारे पास E होगा। अब इसको और इसको हमने ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर दिया था, और हमने यहाँ पे जो एंगल A और एंगल B को भी हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था। अब हमारे पास जो सेकंड कंडीशन थी वो ये थी कि हमें बताना था कि एंगल C और एंगल D ये भी बराबर है, इनको प्रूव करना है।
अब प्रूव कैसे करेंगे, उसमें भी एकदम सिंपल सिस्टम रखेंगे। हम यहाँ पे इस पर ए और डी को ऐड करेंगे, ए और डी को, इस ए और डी को। तो मैं आप लिखूंगा सीधा कि एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा, ये रूल क्या लगेगा, एडजेसेंट एंगल होगा ये भी, ठीक है, एडजेसेंट एंगल होगा। अब हमारे पास हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एंगल डी चाहिए ना, ए तो निकाल नहीं रहे, तो यहाँ पे क्या करो, डी छोड़ दो, यहाँ पे एंगल डी बराबर 180 डिग्री माइनस का एंगल ए। इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जिस तरीके से हमने ए और डी को ऐड किया था वैसे हम क्या करेंगे, बी और सी को ऐड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल बी प्लस का एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। रूल क्या होगा भाई, एडजेसेंट एंगल। अब हमारे पास वही सेम काम, अब इस बार हमें क्या करना है, डी के बराबर सी बताना है, तो बी को हम उधर लेके जाएंगे। तो मैं लिख पाऊंगा एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का एंगल बी। अब हमारे पास जस्ट तुम नोटिस करना, क्योंकि हम ऑलरेडी यहां पर एंगल ए और एंगल बी को बराबर बता चुके थे ना, पहले ही प्रूव कर चुके थे। तो अगर मैं यहाँ पे बी के बदले वापस से ए लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीधा कि एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का एंगल ए। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे लिखा बता दो कि हमारे पास एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर थे, इसलिए हमने दोनों को एक्सचेंज कर लिया, बी के बदले ए लिख दिया, ठीक है। वापस से करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th। अब दोनों में देखो हमारे पास जो RHS है वो कैसा है, तो LHS बराबर होगा कि नहीं होगा, तो लिख पाओगे सीधा देयरफॉर एंगल C बराबर एंगल D। तुम्हारा काम पूरा। बोलो दूसरी कंडीशन पूरी होगी। अब हमारे पास एक लास्ट कंडीशन बची है, उसको ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। इसको यहाँ कर देते हैं, ओके। अब तीसरी कंडीशन क्या थी उससे भी देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन में हमारे पास लिखा था कि एंगल एबीसी को बीएडी के बराबर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, एबीसी और बीएडी। तो लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीएडी, ये हमें प्रूव करना है, ओके। प्रूव कैसे करेंगे आओ समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं उसे हाईलाइट कर लेता हूं जो ट्रायंगल हमें प्रूव करना है। इसको तो थोड़ा मैं इधर ले लेता हूं अच्छे से दिखे, ओके। उनको हाईलाइट कर देता हूं जो हमारे ट्रायंगल है ना। एक येलो ले लेते हैं, एबीडी, चलो ABC है, सॉरी ABC ABC, ये पूरा येलो ट्रायंगल दिख रहा है, एक वो और दूसरा कौन सा है BAD। तो BAD मतलब ये ट्रायंगल, ओके। अब किसी भी दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमें कम से कम कितने रूल चाहिए, 3 चाहिए, ओके। तो अब इसमें हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रूल कौन कौन से दिए हैं देखना है। देखो सबसे पहले हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों साइड बराबर थी, साइड कॉमन है, और एंगल ए एंगल बी के बराबर हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। कोई 3 पॉइंट चाहिए, हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं। तो सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। चलो इसमें पहला पॉइंट क्या होगा हमारे पास, ए डी बराबर बी सी, ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन था। सेकंड पॉइंट क्या था, एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये क्या हमने अबोव प्रूव्ड, पहला हमने सिद्ध किया हुआ है इसलिए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, तीसरा पॉइंट ए बी कॉमन, तो ए बी इक्वल टू ए बी, यहां पे क्या जाएगा सीधा कॉमन, ओके। अब 3 पॉइंट बताते ही अगर नोटिस करोगे कि दो साइड के बीच में हमारे पास एक एंगल पड़ रहा है, तो सीधी सी बात है कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंट बन रहा है ट्रायंगल बीएडी के कौन से रूल से, कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल। काम पूरा, ओके। आई होप क्लियर। स्टार्टिंग में थोड़ा सा है, पहले अगर फा गया तो लास्ट में तो आराम से निकल आएगा, ठीक है। चलो
नोट करो, फिर हम बढ़ते सेकंड वाले, ओ फोर्थ वाले पे। 2 क्वेश्चन और ज्यादा आगे चलेंगे, चलो तो हम बढ़ते सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, देखो मैंने बोला था कि हम लोग सॉल्व करने से पहले समझेंगे कि कौन कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। हमारे पास साफ साफ बताया गया है कि हमारे पास एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। साफ साफ बताया कि यहाँ पे 3 कंडीशन दी गई है। सबसे पहले कंडीशन ये है कि सो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब हमें डायगोनल्स को प्रूव करने के दोनों इक्वल होते हैं, पहली चीज। दूसरा यहाँ पे आगे बताया गया हमारे पास कि बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो हमारे पास आपस में डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं, बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। और तीसरी कंडीशन में साफ साफ बताया गया हमारे पास कि जो बाइसेक्ट हो रहे हैं ना जहां से, वहां राइट एंगल ट्रायंगल मतलब बन रहा है। तो ये 3 कंडीशन में फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिगर रेडी कर लेते हैं। देखो अपने पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के हमारे पास हम डायगोनल बना लेते हैं। ये डायगोनल्स हो गए, ये डायगोनल्स रेडी कर लिया। अब इनका नाम दे देते हैं क्योंकि वहां पे नाम कुछ नहीं दिया है, तो ए बी सी और डी। अब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कुछ कंडीशन में क्या होता है कि जो डायगोनल्स मतलब ये जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर में क्या होता है, जो चारों साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। ये तो आपको गिवन ही है अकॉर्डिंग टू फिगर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसमें गिवन क्या है वो देख लेते हैं। गिवन तो गिवन में हमारे पास सिर्फ स्क्वायर एबीसीडी ही दिया है और कुछ नहीं दिया है, बाकी प्रूफ में दिया है हमारे पास सब। तो हम टू प्रूफ में 3 चीज प्रूव करेंगे। टू प्रूफ में सबसे पहला प्रूव करेंगे हमारे पास क्या, ए सी बराबर बी डी, क्योंकि ये डायगोनल्स है, पहले हम ये प्रूव करेंगे। दूसरी कंडीशन में ये प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास डायगोनल है, यहाँ पे बीच में ओ ले लेते हैं, ये दोनों आपस में डायगोनल है, जो ओ बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि जो AO है वो OC के बराबर हो जाता है, और जो BO है वो किसके बराबर हो जाता है हमारे पास, OD के बराबर हो जाता है। OD के बराबर हो जाता है। समझ में आ गया। सेकंड कंडीशन में क्या है। तीसरी कंडीशन में क्या दिया है कि हमारे पास के जो डायगोनल जहां पर आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है ना, वो राइट एंगल पे हो रहा है। मतलब तुम बोल सकते हो कि AOB एंगल AOB, या फिर बोल सकते हैं कि एंगल BOC एंगल BOC, या फिर बोल सकते हो कि एंगल COD एंगल COD, या फिर बोल सकते हो एंगल AOD। ये सारे के सारे हमारे पास 90 डिग्री बना रहे हैं। किसी एक को भी प्रूव कर देंगे तो हम सारे प्रूव कर लेंगे आराम से। समझ में आया 3 कंडीशन कौन कौन से निकालनी है हमें। ओके, अब इस पेज को हम साइड में कर देते हैं। अब डायरेक्टली हम फोकस करेंगे अपने वैल्यू को फाइंड करने में। चलो ओके, बोले यहां तक कोई किसी को दिक्कत वगैरह, हमने क्या क्या चाहिए वो क्लियर मालूम पड़ी है ना। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पे, AC बराबर BD। जस्ट नोटिस करो कि AC और BD को हम कैसे इक्वल कर सकते हैं। तुम्हारे पास क्या ऑप्शन होगा, मुझे साफ साफ दिख रहा है, और उसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। हम क्या करते हैं, 2 ट्राइंगल ले लेते हैं, ADC और दूसरा BDC, या फिर BCD बोल सकते हो। अगर मैं 2 ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है मैं उन्हें हाईलाइट कर देता हूं जिससे और अच्छे से मालूम पड़ता है। तो एक मैं ब्लू ले रहा हूं, दिख रहा है अच्छे से। एक कौन सा हमारे पास, ADC, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं, ट्राइंगल BDC। अब ये 2 ट्राइंगल आपस में प्रूव कर देते हैं, और प्रूव करने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए। देखो हमें जो प्रूव करना है, जो इक्वल बताना ना, वो देखो वो साइड हमें साफ साफ मिल रही है, AC और BD, मतलब हमें आसानी से प्रूव हो जाएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। तो पहली कंडीशन, अपोजिट साइड हमेशा बराबर होती है। दूसरी कंडीशन, सेम बेस है दोनों ट्राइंगल का, दूसरी भी कंडीशन फॉलो होगी। तीसरी कंडीशन होती है कि हमारे पास जो स्क्वायर होते हैं ना, स्क्वायर के जो कॉर्नर होते हैं ना, जो एजेस होते हैं ना, वहां पे हमेशा कितने का बनता है एंगल, 90 डिग्री का। तो 90 अगर पहले ब्लू वाले ट्रायंगल में बनेगा तो 90 ग्रीन में भी बनेगा। लो हमारे पास 3 कंडीशन मिल गई, हम आसानी से इसे निकाल देते पहले। चलो तो हम लिखेंगे सीधा, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल कौन कौन सा हमारे पास, एडीसी एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, बीसीडी, बीसीडी। चलो पहला पॉइंट बताते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे सीधा क्या, एडी बराबर है हमारे पास बीसी के। पहली कंडीशन पूरी, ये क्या हमारे पास है, ये ऑलरेडी गिवन है क्योंकि स्क्वायर की साइड्स ऑलरेडी बराबर होती है, तो यहाँ पे गिवन ही है। सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारे पास, एंगल एडीसी बराबर होगा एंगल बीसीडी के। क्यों होगा ये, बोथ 90 डिग्री, क्योंकि जो राइट एंगल होते हैं, मतलब जैसे हमारे पास स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर के जो एजेस पे हमेशा क्या बनते हैं, राइट एंगल बनते हैं, तो इस तरीके से वो दोनों के दोनों 90 के होंगे तो बराबर हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, डीसी बराबर डीसी, ये साइड क्या होता है हमारे पास कॉमन, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पर और सेम बेस पे है, तो इसलिए दोनों के लिए कॉमन है। अब 3 रूल निकाला, 3 में हमारे पास बीच में एंगल दिख रहा है, तो हम साफ साफ बोलेंगे कि जो ट्रायंगल है एडीसी वो कॉन्ग्रुएंट बनेगा ट्रायंगल बीसीडी के कॉन्ग्रुएंट बाय रूल कौन सा होगा, एस रूल। किसी को दिक्कत, क्लियर है हमारे पास। अब हमें जो बताना था बराबर वो बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जहां यहाँ पे जो AC है वो BD के बराबर है, किस रूल से बराबर है, बाय CPCT। चलो मैं पहली चीज फॉलो कर दी, कंप्लीट। आई होप पहले हमने कैसे निकाला, क्लियर ना, ओके। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट कैसे बताएंगे, अब उसकी बारी आती है। चलो यू नो हाँ, मतलब कैसे बताओगे, दो छोटे ट्रायंगल। मैं एक काम करता हूँ, वो जो पहले हमने हाईलाइट किया ना उसे हटा देते हैं, पूरे हट गया यार। चलो ओके, अब दो छोटे ट्रायंगल कौन से लेंगे, देखो कोई भी ले लेते हैं, आमने सामने ले लेते हैं, जिससे कि हम देखो, अगर मैं ये पहला ट्रायंगल इस दूसरे ट्रायंगल के बराबर प्रूव कर दूंगा ना, तो इन्हीं के वो पार्ट है छोटे छोटे जो हमें प्रूव करना है, तो हम चलो इनको हाईलाइट कर लेते हैं। एक दूसरे एक ले लेते हैं हम, AOD ले लेते हैं, और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम BOC बोलो, OBC बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, जो कि हम स्टार्टिंग में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें आसान नहीं हो जाए इसलिए। पहला पॉइंट होगा हमारे पास आमने सामने वाली साइड बराबर है दोनों ट्रायंगल में, चलो पहला हमारे पास पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट, AO नहीं बता सकते बेटा, वो हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, लिखा ना टू प्रूव में, ये हमें प्रूव करना है, ये नहीं बता सकते। कुछ और पॉइंट, अपोजिट एंगल, हाँ चलो क्लियर है हमारे पास, दूसरा भी क्लियर है। तीसरा कॉमन, अबे गधे, ओ कॉमन तो ले ही लिया ना हमने, अपोजिट एंगल में आ गया ओ। तीसरा पॉइंट बताओ, तीसरा पॉइंट। अच्छा अभी हमने देखो दो ट्रायंगल प्रूव किए थे, एक ट्रायंगल हमारे पास ये था और एक ट्रायंगल ये था कि नहीं। तो अगर मैं ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का अगर अल्टरनेट बना दूं तो कैसा रहेगा, क्योंकि स्क्वायर में जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल के अकॉर्डिंग ही होती है, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, AC को ट्रांसवर्सल मान लेंगे, और ट्रांसवर्सल जब मानेंगे ना तो ये दोनों अल्टरनेट हो जाएंगे। 3 पॉइंट हमारे निकला है, एक कॉमन बीच में, और हमारे पास ये एडजस्ट वो अल्टरनेट एंगल, एकांत रखो, ठीक है, इतना क्लियर। चलो तो हम ले लेते सीधा इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हमारे पास, AOD एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, BOC। ओके चलो, तो पहला पॉइंट क्या हुआ हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट AD बराबर BC, ये क्या हमारे पास गिवन है। चलो सेकंड पॉइंट लेते हैं हमारे पास DAC एंगल DAC बराबर एंगल BCA, एंगल BCA। अच्छा एक और चीज है, हम उसे DAC के बदले DAO भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल का डायरेक्शन वही है जैसे कि पहले क्वेश्चन में हुआ था। हम एक काम करते वही लिखते, क्योंकि हमारे पास लिमिट है उस एंगल की,
तो हम ओ तक लेके जाते हैं, ठीक है, DAO और यहाँ पे BCO। ओके, अब हमारे पास ये किस एंगल के किस मतलब कैसे बराबर हुआ? अल्टरनेट एंगल के, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। चलो अब हमारे पास तीसरा पॉइंट रहा, तो तीसरा पॉइंट में हमारे पास अपोजिट एंगल बराबर आ जाएगा, तो AOD एंगल AOD D बराबर एंगल BOC। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये अपोजिट एंगल। अच्छा, अगर बाई चांस तुम लोग ये चाहो तो ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट बता सकते हो और ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट बता सकते हो, या फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी प्रूव करने के लिए, इसका ये वो अल्टरनेट बता दिया, इसका ये बता दिया और बीच में साइड ले ली, तो भी तुम प्रूव कर सकते हो ऐसे, ठीक है। हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, मैथ है ये हमारा, ठीक है। चलो तो तुमने अब देखो हमारे पास ये तीनों जो रूल है ना, ये तीन जो रूल्स लगे ना, वो कौन सा रूल बना रहे हैं? एंगल, एंगल, साइड, इसके अलावा कोई दूसरा रूल बन ही नहीं रहा है, ठीक है। चलो तो हम बोल पाएंगे यहाँ पे कि जो ट्रायंगल AOD है, AOD वो कॉन्ग्रुएंट बनेगा ट्रायंगल BOC के, कौन से रूल से? कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल, एंगल, साइड रूल। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? चलो अब बता क्या बताओगे यहाँ पे, तो फाइनली लिख पाओगे कि जो एंगल AO है, मतलब साइड O है, AO है, ये वाले AO वो OC के बराबर है, ठीक है, AO है वो OC के बराबर है, या फिर साइड BO ये OD के बराबर है, क्यों बराबर है? बाय CPCT। लो हमने दूसरी भी कंडीशन पूरी कर दी। अभी क्लास और थर्ड कंडीशन बची है, वो थर्ड कंडीशन ये बताई मतलब बची है कि हमारे पास कोई भी दो डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये हमें और प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करोगे? यहाँ पे फिर से एक बार कोई दो ट्रायंगल फिर से लोगे, लेकिन आप ऐसे लोगे जो कि एडजेसेंट ट्रायंगल हो, मतलब पड़ोसी वाले। अब कोई भी दो ले लो, कोई भी ये वाले ले सकते हो, ये वाले ले सकते हो, ये वाले कौन से लेना बताओ? ये वाला पहला ले लें, पहला और दूसरा ही लीजिए लेते हैं, ये ठीक है ना, ये वाइट बता दिया मैंने, पहला और दूसरा। इन दोनों को हम क्या करेंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और उनकी जो ये जो कोने वाले एंगल है ना, ये बाजू बाजू वाले एंगल, उनको क्या बता देंगे हम आपस में? CPCT से बराबर, और बता के हम आराम से बता पाएंगे। चलो तो लिखेंगे सीधा पहले, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। चलो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास? AD बराबर है CD के, AD CD के, ये हमारे पास गिवन में आ जाएगा। चलो सेकंड पॉइंट क्या हुआ हमारे पास? अभी AO और OC को हमने बराबर प्रूव किया था, याद है? ये देखो AO और OC को प्रूव किया था हमने ऑलरेडी, तो ये भी लिख लेते हैं AO बराबर OC, ये क्या है हमारे पास? अबव प्रूव्ड। अच्छा वीडियो चल रहा है ना, देखो तो। ओके, तीसरा पॉइंट हमारे पास, तीसरा पॉइंट क्या हुआ बोलो तो? करेक्ट, OD बराबर OD, ये क्या हो जाएगा? बस कॉमन हो जाएगा। ओके, अब हमने तीनों साइड लिए, तो ऐसा तो नहीं है वो स्कूल वाला सिस्टम हो कि SCHOOL, बताओ इसमें क्या गलती है? हाँ, ये वाला O इधर आएगा और ये वाला O इधर आएगा, तब जाके वो मीनिंग करेक्ट होगी। अब यहाँ पे तीनों ऐसे, तुम इसे आगे पीछे करोगे तभी ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ करना नहीं है, हमें डायरेक्टली तीन साइड देखी, ठोक दिया तीन साइड, ठीक है। ऐसा मत करना, इधर का वो उधर डाल दो। चलो तो लिखेंगे कि जो ट्रायंगल AOD है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल COD के, कॉन्ग्रुएंट बाय रूल कौन सा होगा? SSS रूल। अब यहाँ पे ये हमारे पास मतलब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का रीजन क्या था हमारे पास? कि हम ये जो कोने वाले एंगल को इक्वल बता पाए, तो हम बता पाएंगे जो एंगल AOD है
वो इक्वल बनेगा एंगल COD के, COD के बाय क्या हुआ हमारे पास एंगल, मतलब क्या पूरा क्वेश्चन पूरा हो गया, बाकी है अभी तो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में एंगल AOD प्लस एंगल COD बराबर 180 डिग्री, क्योंकि LP बनेगा यहाँ पे। मतलब हमें ये बताना बाकी है कि अभी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमने क्या किया, पहले एंगल AOD लिए लिया, ये वाला पहला वाला, और दूसरा लिए COD, और दोनों को जुड़ने पर एक हमारे पास देखो ये वाला एंगल रेडी हो रहा है, ये वाला, जो कि होता है हमारे पास 180 डिग्री का, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। नाउ अब क्या करोगे, यहाँ पे AOD और COD कैसे थे, बराबर बाय CPCT, तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे AOD के, देखो COD की जगह AOD लिख सकते हैं ना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल AOD प्लस में एंगल AOD बराबर, ना इंक्वायर करेंगे तो 2 एंगल AOD बराबर 180 डिग्री। नाउ 2 9 80, 0 एज इट इज आ गया, तो एंगल AOD की कीमत क्या होगी, 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। बोलो किसी को कोई दिक्कत, क्लियर ना एकदम, चलो नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 को, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और उसके कंपैरिजन मतलब ये जो फोर्थ क्वेश्चन के कंपैरिजन बहुत स्मॉलेस्ट है, मतलब छोटा बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे अपने को समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखो अब 5 में देखो क्या लिखा है, पहले समझते हैं। एक बार चेक करो तो चालू है, रनिंग है ना टाइम, ओके, ऐसे नहीं, वो तो एक्टिव ही रहता है, लेकिन रनिंग टाइम रनिंग के नहीं, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD, हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम दे दिया है, और जो E और F आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB। हमारे पास जो AB है, AB इसका मिड पॉइंट क्या है E, और CD क्या है वो F है। तो आगे बताया हुआ है कि हमारे पास रिस्पेक्टिवली सी द गिवन फिगर जो दिया है हमारे पास, कि सो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC बोले तो ये वाली लाइन ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, मतलब इस BD लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, वो हमें प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करना है वो बता दो। देखो मतलब हमें देखो गिवन क्या लिखा है हमारे पास, गिवन में ले लेते हैं हमारे पास, अरे एक काम करता हूं, ये पैरेललोग्राम दिया गया हमारे पास, ठीक है। अब पैरेललोग्राम दिया गया है, अब उसके साथ साथ हमें प्रूव करना है। देखो तो टू प्रूव में ले लेते हैं सीधा, टू प्रूव में हमें क्या करना है, सीधा जो DP है उसके बराबर बताना है PQ को, और उसके बराबर बताना है QB को। मतलब तीनों जो साइड्स हमारे पास DP, PQ और QB, इन तीनों को क्या बताना है हमें, इक्वल प्रूव करना है, इक्वल, जो कि हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये जो साइड्स हैं ये वाली, इनको भी इक्वल प्रूव कर देते कि ये भी एक पैरेलल है आपस में। अब पैरेलल कैसे करेंगे प्रूव, देखो हमारे पास AB और CD दोनों इक्वल होंगे क्योंकि वो पैरेललोग्राम के पार्ट है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि AB इक्वल टू CD, ठीक है, AB बराबर CD, ये क्या हमारे पास ये पैरेललोग्राम के पार्ट है, इस वजह से। अब जस्ट खुद मतलब जस्ट चेक करो एक तरीके से, E और F क्या है, मिड पॉइंट है, किसके मिड पॉइंट है, AB और CD। तो अगर मैं इसे हाफ करूं तो मेरे पास ये जो AE है इस FC के बराबर बनेगा कि नहीं बनेगा, दोनों का हाफ कर देते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं हम डिवाइड बाय 2, तो हम लिखेंगे सीधा 1/2 इंटू में AB इक्वल टू C 1/2 इंटू में CD। हम मतलब CD/2 भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं अगर इच्छा है तो हमारे पास AB का आधा का मतलब क्या हुआ, AB का आधा मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे AE, और वहां पे 1/2 CD का मिल जाएगा हमें FC, जो हमें रिक्वायर्ड है हम सिर्फ वही ले रहे हैं, खाली हमें ये लेने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो अलग पार्ट है, तो ले लेंगे यहाँ पे FC। अब सीधी सी बात है, तो हमारे पास एक छोटा सा पार्ट बन जाएगा, कौन सा, AECF। अब
ये छोटे छोटे जो पार्ट है ये वाले, ये हमने इक्वल प्रूव कर लिए, तो हमारे पास ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा? सीधी सी बात, क्योंकि एक पेयर अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का बराबर हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, तो वो पूरा का पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सीधा कि वन पेयर ऑफ कौन सा हमारे पास, ए ई सी एफ, वन पेयर ऑफ ए ई सी एफ quadrilateral are equal, so AECF is a parallelogram। तो अब सीधी सी बात है कि हमारे पास जो AE और FC की वजह से ये पूरा पैरेललोग्राम हो गया, तो हमारे पास AF और CF कैसे होंगे? बराबर ही पार्ट होंगे। तो लिख पाएंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास AF और जो EC है वो कैसे होंगे हमारे पास? बराबर। देयरफॉर इन दोनों को ऐसे भी लिख पाओगे, जो AF है वो और जो EC है वो भी आपस में कैसे हैं? पैरेलल भी है। बोले यहाँ तक क्लियर? सबसे पहले ये तुम्हें क्या करना है, इक्वल प्रूव कर देना है। इतना काम करने के बाद अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पे, जो यहाँ पे लिखा है ना, हम उस पे एक काम करते हैं, हाफ कर देते हैं। हाफ भी नहीं कर सकते, इसको कॉपी करते हैं पहले, इसको साइड कर देते हैं। दो मिनट रुकना। ओके, अब ये हमें थोड़ा स्पेस मिल गई इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। चलो, अब हमारे पास ये इतना क्लियर हो गया। हमने ये जो छोटे पार्ट थे उनको भी हमने बराबर प्रूव कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो P है ना, वो डी क्यू का मिड पॉइंट मानूंगा। ठीक है, हम लिखेंगे कि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। P इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। तो अब हमारे पास ये जो P है इस डी क्यू का मिड पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो dp है और जो pq है वो कैसे हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मान लो, मानना है तो। इसके बाद देयरफॉर, या फिर हम बोल सकते हैं सिमिलरली, अब जिस तरीके से हमने p को मिड पॉइंट माना है, वैसे हम क्या करेंगे, q को भी मान लेते हैं। तो q इज अ मिड पॉइंट ऑफ pb। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो pq है वो किसके बराबर बनेगा? qb के बराबर बनेगा। अब जस्ट खुद नोटिस करो, ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। dp किसके बराबर है और यही pq किसके बराबर है? तो तीनों पार्ट इक्वल हुए कि नहीं हुए? तो लिख पाओगे सीधा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सीधा लिख पाओगे यहाँ पे कि dp बराबर, यहाँ पे देयरफॉर लिखते हैं dp बराबर pq बराबर qb, और लास्ट में लिख पाओगे हेंस, जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, हेंस प्रूव्ड कि हमारे पास जो ये AF एंड EC बाइसेक्ट लाइन, कौन सी लाइन को बाइसेक्ट कर रहे हैं? BD इन ट्राइसेक्शन पार्ट। बस काम पूरा हो गया, ट्राइसेक्शन हो गया। ओके, आई होप क्लियर। मतलब सिंपल ही है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। पहले इक्वल वगैरह प्रूव करने के बाद और फाइनली हम बता देंगे। ठीक है, और आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते सीधा नेक्स्ट चैप्टर पे, तब तक के लिए राधे राधे। चलो नोट कर लो इसको।
नमस्ते प्यारे बच्चों। नमस्ते प्यारे बच्चों। इस छोटी सी क्लिप के माध्यम से मैं आपको कुछ मतलब बताना चाहता हूँ। हमारे पास आपको पता है कि एक्चुअली हमारा जो ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम डिजिटल पढ़ाई है और आप लोग जानते हो कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग भी 10th के लिए ऑफलाइन क्लास या फिर तुम बोल सकते हैं 12th के लिए आप ऑफलाइन क्लास देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ जो कोऑर्डिनेशन हमारा ना ऑनलाइन के साथ नहीं बनता, वो हमारा ऑफलाइन के साथ बन जाता है। ठीक है? तो अगर आप ऑफलाइन क्लास देख रहे हो तो एक बार हमारे यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो। बेस्ट से बेस्ट टीचर है और बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन आपको मिलेगा। ठीक है? और अगर मैं बात करूँ तो हमारी ऑफलाइन जो क्लास है उसका नाम ओझा एकेडमी है। ठीक है? जो कि मेरे ही सरनेम से है। और आगे चले तो हमारा एड्रेस है A1 कार्तिक नगर नियर रंगोली नगर बिहाइंड ओल्ड नारुकोट अहमदाबाद। ये हमारा पिन कोड है। और जो आसपास बच्चे रहते हैं जो अच्छी क्लास देख रहे हैं, आपकी बजट में अफोर्डेबल भी हो, और हाँ, जिनके पेरेंट्स में से जैसे मम्मी या फिर पापा नहीं है या फिर दोनों ही नहीं है, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा कंसेशन भी रखते हैं। और कोई बच्चा बिना मतलब पैसे के भी पढ़ता है बिकॉज उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर है। तो ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ऑफलाइन में तो एक बार हमारे यहाँ विजिट कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे फैकल्टी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे वीकली टेस्ट होगी। ठीक है? हम जो 6 दिन में पढ़ेंगे ना, 6 दिन में बोले तो मंडे टू सैटरडे जो पढ़ेंगे ना, वो हम उसका टेस्ट लेंगे संडे को। ठीक है? और बाई चांस अगर आपको डाउट रहते हैं, बहुत ज्यादा डाउट है, बोले सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो वो 6 दिन का हम लास्ट में बोले तो एक संडे को डाउट सेशन रखते हैं, जिसके अंदर समझाते हैं बच्चों को कि आपको क्या प्रॉब्लम है या फिर उस डाउट का क्या कंसेशन निकलेगा, वो सारी चीजें। ठीक है? तो हम संडे को डाउट सेशन भी रखते हैं, जिससे क्या वो 6 दिन में क्या पढ़ा हमें वो भी मालूम पड़ जाता है। और साथ में अगर उसके डाउट है तो वो हम संडे को ही क्लियर करा देते हैं, जिससे क्या हो नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट टॉपिक चलने लगता है। ठीक है? और उसके साथ साथ हमारे पास स्मॉल बैच साइज रहता है, मतलब हम 30 बच्चों के समथिंग पढ़ाते हैं एक बैच के अंदर। इसमें रीजन क्या है, देखो आपने नोटिस किया होगा ना कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, ट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे 80-80 बच्चे, 50-50 बच्चे, 100-100 बच्चे, 200-200 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक सिंगल टीचर है ना, सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकता, सभी बच्चों पर। और आपने नोटिस भी किया होगा, इस वजह से बच्चे क्या होता है, कुछ शरारत करना चालू कर देते हैं या फिर ध्यान पढ़ाई से एकदम ध्यान हटा देते हैं और वो अंत में फेल हो जाते हैं। ठीक है? हमारे पास कम बैच मतलब कम बच्चे रहते हैं बैच के अंदर, जिससे क्या होता है हम हर एक बच्चे पर ध्यान दे पाते हैं। और आपका कितना भी वीक सब्जेक्ट हो, कितना भी वीक हो, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, एसएस हो, इंग्लिश हो, हम उसको रिकवर कर ही लेते हैं। ये हमारी खूबी है। ठीक है? और आप आके चेक कर सकते हो वो सब। और अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्वालिटी टीचिंग तो मिलेगी मिलेगी, उसके साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको पीडीएफ भी दी जाएंगी, आपको जैसे हमारे पास क्या है जो जेरोक्स भी दी जाएंगी, जो भी हम पढ़ेंगे, जिससे क्या है आपको कोई डाउट ना रहे। यहाँ तक कि हम लास्ट में आईएमपी भी प्रोवाइड करते हैं, जो मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आने वाले होते हैं एग्जाम के अंदर वो। और अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन है वो गलत नहीं गया है। ठीक है? आप अगर हम यहाँ पे रिजल्ट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करें यहाँ पे स्पेशल अटेंशन फॉर क्लास 10th और 12th, मतलब 12th और 10th के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि नाइट बैच भी रहता है हमारे पास। आप लोग अगर आसपास रहते हो हमारे पास, तो हमारा मॉर्निंग मतलब जैसे हमारे पास नून में बैच रहता है एक 4 बजे से 4 से 6 का, और एक बैच रहता है हमारे पास 2 से 4 का। ठीक है? और इसके बाद भी हम नाइट बैच भी रखते हैं, कब, जब स्पेशल एग्जाम होने वाली होती है। ठीक है? खासकर बोर्ड की हो गई, प्री बोर्ड की हो गई, इन सब में। ठीक है? जिससे क्या बच्चा रिकवर हो जाए कैसे भी करके। और अगर हम रिजल्ट की बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। हम सब्जेक्ट में बात करें तो हमारे पास 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक प्राइमरी सब्जेक्ट होता है, दूसरा सेकेंडरी सब्जेक्ट होता है। प्राइमरी पे सबसे पहले हम ध्यान देते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि बच्चों का मैथ, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस ये सबसे ज्यादा वीक होता है। सबसे ज्यादा तो ये 3 सब्जेक्ट कहीं ना कहीं इनमें फेल होते ही होते हैं। ठीक है? तो ये हमारे प्राइमरी सब्जेक्ट है, हम पूरी साल सबसे ज्यादा इन सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। और जब एग्जाम आने वाली होती है उससे 2 महीने पहले से, ठीक है, जो भी एग्जाम होती है हमारे पास सेकंड मतलब फर्स्ट टर्म की, मतलब प्री बोर्ड की और बोर्ड की, तो हम उससे कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले, हम गुजराती और हिंदी भी क्लियर करते हैं। उसके पीछे रीजन ये किया, आपने नोटिस किया हो ना, इंग्लिश मीडियम के बच्चे सबसे ज्यादा गुजराती में फेल होते हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है? मैंने देखा है वो रेशियो। तो वो सारी चीजें तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अगर आप ऑफलाइन देखना चाहते हो, आना चाहते हो, तो आप डेमो भी ले सकते हो 10-15 दिन का, जिससे क्या है आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है? क्योंकि हमारी सारी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको याद करने के लिए दिया तो आपसे याद में लगे हैं, रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, लिखा लिख कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे, हम आपको फॉर्मूला सिखाएंगे कैसे याद करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे सीखते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है? उसके साथ साथ अगर रिजल्ट की बात करें तो हमने क्लास ओपन की थी 2021 में। अब देख रहे हो 2021 में हमारे पास कुछ बच्चे थे, 100% रिजल्ट था हमारा 10th का। 2022 में 98%, 2023 में 99%, 2024 में 91%, 2025 में 97% रिजल्ट रहा हमारा। ठीक है? उस बेस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हमारे साथ आके जुड़ सकते हो। ठीक है? और अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे हमें रिप्लाई कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है? ओनली व्हाट्सएप पे, और जुड़ के डेमो लो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हो, बाकी आपको छूट रही है, आप कहीं भी जा सकते हो। ठीक है? और खासकर हम उन बच्चों को ज़्यादातर ध्यान देते हैं, पढ़ाते हैं, जो बच्चे पढ़ने में मतलब है ना असमर्थ होते हैं, मतलब उनके पास गरीबी ज़्यादा होती है, पैसे से मतलब पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते, उन सब की वजह से। ठीक है? उनको हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब बोल सकते हो तवज्जो देते हैं।
तो वो सब सारी चीजें, ठीक है। आई होप ये छोटी सी क्लिप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम सीधा आपके साथ ऑफलाइन, तब तक के लिए राधे राधे। मैं इंतजार करूंगा आपका, ठीक है, चलिए।